नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और शुरुआत करते हैं जहां ईरान पर शनिवार को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर यानी कि जॉइंट हमला किया है। अब इस हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के कई लोग भी मारे गए हैं। इन सब हमलों में 30 का आंकड़ा काफी चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती हमले 3 शहरों में किए गए थे, जो महज 30 सेकंड के भीतर हुए थे। अब इन हमलों में अब तक 30 बड़े नेताओं की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरान पर हुए हमलों में कुल मिलाकर शुरुआती इजरायली हमलों में लगभग 30 प्रमुख शासन नेताओं और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया गया था। अब यहां तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये हमले 30 सेकंड में किए गए थे। इन हमलों में 30 जगहों को टारगेट बनाया गया था। खास बात यह रही है कि इन बमों का वजन भी 30 टन था। अब इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती हमलों में ही सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को निशाना बनाया था। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो अमेरिका और इजराइल ने खामेनी जिस जगह पर रुके हुए थे उसे कंपाउंड में 30 बम गिराए थे। अब इन्हीं बम के माध्यम से खामेनी को निशाना भी बनाया गया। ये बड़ी खबर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां खामेनी की मौत पर ईरानी झंडा झुका दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है दिल्ली से, जहां ईरानी एम्बेसी में झंडा झुकाया गया है। अब खामेनी की मौत पर ईरानी झंडा झुका दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आपको बता दें कि ईरान में 2 गुट बटे हुए हैं। कोई खामेनी की मौत पर लगातार शोक व्यक्त कर रहा है, तो दूसरा जो धड़ा है वो जश्न मना रहा है कि खामेनी की मौत हुई है, अब वो आजाद हो चुके हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बड़ी अपडेट है, तस्वीरें भी सामने आने लगी है, जहां पर ईरानी एम्बेसी में झंडा झुका दिया गया है। खामेनी की मौत पर ईरानी झंडे को झुका दिया गया है, जिसके बाद अभी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। कर्नल टीपी त्यागी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, विवेक रूसिया जी, सुकून विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कर्नल विवेक शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत में सबसे पहले विवेक जी आप ही से करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप परसों और कल से ये तस्वीरें सामने आ रही है, फिर खामेनी की मौत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, और उसके बाद की यहाँ पर जो भी अभी तक तस्वीर है उसे कैसे समझा जाए सर? ये टारगेटेड असैसिनेशन है या फिर ओपन वॉर की शुरुआत हो चुकी है? रितु जी, आप दो विवेक हैं, आपका प्रश्न कौन से विवेक के लिए और है? एक हमारे साथी वरिष्ठ सर साथी माफी रक्षा माफी के विशेषज्ञ साथ कर्नल विवेक शर्मा जी, तो विवेक कृपया रूसिया बताइए जी। आप किसका सर किसको माफी बोल के रहे हैं। साथ विवेक रूसिया जी, आपसे शुरुआत है सर। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि खामनेई की पोजीशन ईरान में क्या थी। तो खामनेई को सुप्रीम लीडर कहा जाता था, और सुप्रीम लीडर का मतलब सिर्फ वो धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि उनके हाथ में आईआरजीसी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, वहां की सेना है, उसका पूरा कंट्रोल, न्यूक्लियर नीति पर पूरा कंट्रोल, विदेश नीति पर पूरा कंट्रोल, ये सारे महत्वपूर्ण जो पावर थी यह खामनेई के हाथ में थी। तो जैसे ही खामनेई का खात्मा होता है, वैसे ही ईरान में और उस पूरे क्षेत्र में हम एक पावर वैक्यूम देखते हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब सत्ता का हस्तांतरण कितना स्मूथ होता है। अगर सत्ता का हस्तांतरण स्मूथ नहीं होता है तो काफी सारी दिक्कतें आएंगी। और जहां तक आपने सवाल किया कि क्या ये सिर्फ ईरान के अंदर तक सीमित रहेगा या फिर यह एक खुले युद्ध की शुरुआत है, या कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, तो अभी मैं बहुत बड़े स्तर पर युद्ध तो नहीं देख रहा हूं। यह निर्भर करता है कि दुनिया की जो 2 बड़ी ताकतें हैं, जो हमेशा, जिनसे अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहता है, चाइना और रसिया, और ये ईरान के रणनीतिक साझेदार भी रहे हैं और आज भी ये ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं, ये किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं, इस पर युद्ध की गति और दिशा ये निर्भर करती है कि ये 2 बड़ी ताकतें किस तरह से मतलब इसमें रिएक्ट करती हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें देखने होंगे। ईरान उस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है, और ईरान ने अभी हाल ही में एक और खबर आई है कि दुबई के कुछ एयरपोर्ट्स पर भी हमले हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी शांत होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान इस पे बहुत तेजी से रिटेलिएट करेगा, बहुत जबरदस्त वार करेगा, और फिर इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बाकी के जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। भारत निश्चित रूप से न्यूट्रल ही रहेगा और बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया देगा, ये हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है।
निश्चित तौर पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे सभी को रूबरू करवा देते हैं। जो है ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर ईरान की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि हमारी तरफ से युद्ध की घोषणा, बदले के लिए बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि ईरान को इस हमले से उभरने में बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन अब इस बीच ईरान ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई अब तो युद्ध होकर रहेगा। अब वो ना अमेरिका को छोड़ेगा और ना ही इजराइल को छोड़ेगा, यानी कि अब ईरान पूरी तरह से मजबूत स्थिति में यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे स्थिति कभी भी बदल सकती है। कर्नल विवेक शर्मा जी, आपके पास आते हुए जो ये तस्वीरें सामने आई, इसके आधार पर क्या समझा जाए? क्या अमेरिका इजराइल ने ईरान में आग की लकीरें खींच दी है? रितु जी, अगर आप थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो ये लड़ाई काफी टाइम से शुरू हो गई थी। अगर 2023 में अक्टूबर 7 में जब इसराइल और पैलेस्टीन में हमास की लड़ाई हो रही थी, तब ये बहुत क्लियरली था कि ईरान सपोर्ट कर रहा है हमास को भी, उसके बजाय हिजबुल्लाह और हौतीस जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको भी ईरान सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस देखें तो उसके बाद हमास का लीडर को मारा गया, हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया इजराइल के द्वारा, और उसके बाद अगर मिडनाइट हैमर का ऑपरेशन की बात करें तब बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो बेसिस थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को खराब तबाह करने का कोशिश की गई थी। तो ये ऑपरेशंस आज से नहीं चल रहा, ये ऑपरेशंस काफी टाइम से चल रहा था। बेसिकली इजराइल और यूएसए के तीन मुद्दे थे। पहला था रिजीम चेंज, ताकि ईरान का जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए, उनके जो मिसाइल के बेसिस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, और जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इनइफेक्टिव किया जाए। तो उसके मद्देनजर कार्रवाई करते हुए 2023 से अभी तक ये कार्रवाई चल रही थी, जिसमें इजराइल भी ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ 180 मिसाइल्स, अगर याद होगी तो उन्होंने फायर की थी, अटैक किया था, और कुछ जो इजराइल की कंट्री में भी पेनिट्रेट होकर कुछ नुकसान पहुंचाया था। तो अभी प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ये अभी आने वाले टाइम में कुछ बढ़ेगा इसका, लेकिन किस हद तक बढ़ेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो ईरान का टारगेट होगा वो बेसिकली यूएसए के बेसिस, क्वातर, बेजीन और बाकी जो जगह पर जहां पर यूएस के एयर बेसिस हैं वहां को, उसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश करेगा ईरान। उसके अलावा जो बाकी के, अगर अब रशिया और चाइना का, जैसे विवेक जी ने बताया कि रशिया चाइना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करता है ईरान को। अभी तक अगर आपने देखा हो, यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो या बाकी रीजन्स में जो लड़ाई चल रही है, उसमें ओपन इनडायरेक्टली तो सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ओपनली इतना अभी सपोर्ट हर जगह कोई नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से ये बेसिकली कुछ दिन चलेगा, फिर नेगोशिएशन टेबल पर यूएसए, ईरान और, चूंकि सर देखिए ईरान ने अब ऐलान कर ही दिया है जंग का और युद्ध का। अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं भले ही 2-3 दिन तक सही, लेकिन ईरान अब हाई जोश जो है वो पूरी तरह से हाई है। अब यहाँ पे टीपी त्यागी जी, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी सर कि अगर ये प्रिसीजन स्ट्राइक है और ऐसे में इसका जो मतलब है ईरान की सुरक्षा ढांचा क्या माना जाए, जो अमूमन तौर पर कहा जाता है कि इस तरह के हमले के बाद की इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, वो सुरक्षा ढांचा लगातार यहां पर देखने को मिलता था, तो वो चीज फेल होती हुई दिखाई दी यहां पर। देखिए, आपने कहा कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया। क्या ईरान ने जो इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी और तेल अवीव में नुकसान पहुंचाया, क्या वो बगैर युद्ध के पहुंचाया? लिहाजा युद्ध का ऐलान तो पहले हो चुका था। ये उनके कहने से एक ईरान की आदत रही है हर मामले में धमकी देने की। जब सुलेमानी मारा गया था तब भी उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे, और अपनी एक मस्जिद के ऊपर झंडा लहरा दिया था। जब उसमें हानिया मारा गया था हमास का, तब भी यही। नसरुल्लाह मारा गया, याहिया सिनवार मारा गया, हर दफा वो बदले की करते थे। यहाँ तक कहा था ईरान ने कि खोमेनी के खिलाफ अगर कोई हाथ उठेगा तो हम उसका हाथ ही नहीं काटेंगे, उसके देश को भी तबाह कर देंगे। तो ये बात तो उनकी बहुत पुराने समय से चल रही है। युद्ध प्रारंभ हो चुका है, अब वो दिखाने के लिए कह रहे हैं कि अब हम युद्ध कर रहे हैं। ठीक, अब वो क्या कर सकते हैं? वो उन्होंने कहा कि हम बड़ा आक्रमण करेंगे।
मैं ये बताने से पहले कि वो क्या आक्रमण कर सकते हैं, ये बताना चाहता हूँ कि ईरान ने जो कहा वो किया कि मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है जहाँ पे अमेरिका के बेसिस है, मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। ठीक है, उसने उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन उसने दुबई में क्यों अटैक किया? दुबई में तो अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस है ही नहीं। फिर वहां के इंटरनेशनल पोर्ट पे और होटल के ऊपर क्यों अटैक किया? यानी कि उसने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। जी। यानी कि ये दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक निगेटिव इमेज ईरान की बनी। दूसरा, उसने हॉर्मज स्ट्रेट को क्यों बंद किया? हम ये मान लेते हैं कि हॉर्मज स्ट्रेट में वो जो 30 किलोमीटर की चौड़ाई है, उसमें 22 किलोमीटर उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो नियंत्रित कर सकता है। लेकिन नियंत्रण क्यों किया गया? उससे अमेरिका को क्या नुकसान है जी? अमेरिका के पास तो कोई तेल की कमी नहीं है, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान ठीक है तो सर, दुनिया माफी के को साथ मैं होगा। आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। इस बीच सीधा दिल्ली के जंतर मंतर लिए चलते हैं, जहाँ संजय सिंह क्या कुछ